जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है सबका एक बार फिर नए सेशन में। मैं हूं आपका भारती सर। आज हम लोग आप सबके बीच लेकर आए हैं एनसीईआरटी में प्रश्नावली 4.3 के पार्ट 2 में। आज हम लोग इस पार्ट 2 में बात करेंगे प्रश्न संख्या 5 से लेकर इस पार्ट में जितने भी प्रश्न हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। 5 से लेकर प्रश्न संख्या 11 तक हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 4.3 के बारे में। मैं आप सबको बता दूं, प्रश्नावली पार्ट 4.3 का पार्ट 1 में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 जो कि पूर्ण वर्ग विधि से तथा गुणनखंड विधि से और हम लोग साथ ही साथ द्विघाती सूत्र से प्रयोग करके हम लोगों ने समीकरण को हल करना सीखा हुआ था। तो हम लोग इस पार्ट में लैंग्वेज वाले सवाल को चलेंगे। तो हम लोग चलते हैं, प्रश्नों को बता चुके हैं कि लैंग्वेज वाले सवाल को हम लोग जितने गहनतम तरीके से पढ़ेंगे, जितने डीपली तरीके से पढ़ेंगे, उतना ही ज़्यादा बेटर और उतना ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। तो देखेंगे एक क्लास टेस्ट में शेफाली नाम का एक स्टूडेंट था जिन्होंने एक क्लास में टेस्ट दिया, वीकली टेस्ट हो, मंथली टेस्ट हो, जो भी टेस्ट हो उसमें एग्ज़ाम दिया और उन्होंने गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए अंकों का योग 30 है। अर्थात गणित और अंग्रेजी दोनों विषयों का मार्क्स मिलाते हैं, वह 30 अंक मिलता है उसको। गणित और अंग्रेजी दोनों को मिला करके 30 अंक मिलता है। यदि उसको गणित में 2 अंक ज़्यादा मिल जाता है, गणित में 2 अंक ज़्यादा मिल जाता है, अंग्रेजी में उसको 3 अंक कम मिलता है, तो उसके अंकों का गुणनफल जो होता है 210 हो जाता है। तो उसका दोनों विषयों पर आप अंकों को ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा, सवाल हम लोग कल बात कर रहे हैं बार बार कि यदि हमें 2 विषयों का दिया है, गणित प्लस अंग्रेजी बराबर 30, गणित प्लस अंग्रेजी दोनों को मिलाकर के 30 दिया है। यदि हम गणित को x मान लेते हैं तो अंग्रेजी का खुद ब खुद निकल जाएगा। अंग्रेजी का जो मान निकालेंगे समीकरण के अनुसार से अंग्रेजी बराबर हो जाएंगे 30 माइनस एक्स। अगर हम लोग इंग्लिश का मान लेते हैं तो 30 माइनस एक्स गणित का हो जाएगा, गणित का 30 माइनस एक्स हो जाएगा। इस प्रकार से जब कहीं भी 2 संख्याओं का 2 भागों का जोड़ करके एक भाग बनाया गया, कुल बनाया गया है, तो उसमें एक ही मानेंगे तो दोबारा और दूसरा के लिए हमको टोटल में घटा देंगे पहले का मान, तो दूसरा में निकल जाता है। तो जस्ट ऐसा ही कुछ यहाँ कंडीशन है। गणित और अंग्रेजी दोनों को मिला करके 30 अंक मिलता है उसको। तो माना कि गणित में प्राप्त अंक बराबर x तथा अंग्रेजी में प्राप्तांक 30 माइनस एक्स। आगे सवाल देखें, कंडीशन में गणित में 2 अंक कम मिलता है, गणित में 2 अंक कम मिलने पर x माइनस 2, अंग्रेजी में 3 अंक ज़्यादा मिलने पर, अंग्रेजी में 3 अंक ज़्यादा मिलने पर वो हो जाएंगे 30 माइनस एक्स माइनस। यहाँ कह रहा है कि अंग्रेजी में 3 अंक, अंग्रेजी में भी 3 अंक, सॉरी ज़्यादा नहीं, अंग्रेजी में भी 3 अंक कम मिल रहा है। गणित में 3 अंक, गणित में 2 अंक कम मिल रहा है और गणित में 2 अंक अधिक मिल रहा है। सॉरी गणित में 2 अंक अधिक मिल रहा है। गणित में जो है इसको 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में इसको 3 अंक कम मिलने पर, 3 अंक कम मिलने पर 30 माइनस एक्स माइनस 30 में 3 जाएगा 27 माइनस एक्स हो जाएंगे, 30 में 3 जाएंगे 27 माइनस एक्स हो गया। अब प्रश्न से आएंगे बेटा, प्रश्न से जरा प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो यह कह रहा है दोनों का गुणनफल जो है गणित में इसको 2 अंक अधिक, गणित में 2 अंक इसको अधिक मिलता है, गणित में 2 अंक इसको अधिक मिलता है, तो तथा इसका जो अंग्रेजी में है, अंग्रेजी में इसको 3 अंक कम मिलता है, तो इस स्थिति में इसका गुणनफल जो हो जाता है 210 हो जाता है। माना कि गणित का प्राप्तांक x है तथा अंग्रेजी में प्राप्तांक 30 माइनस एक्स है। गणित में 2 अंक अधिक मिलने पर, अधिक मिलता है, गणित में 2 अंक अधिक मिलने पर x प्लस 2, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलने पर x, जैसे कि हम लोग अंग्रेजी में मानेंगे 30 माइनस एक्स, 3 अंक कम मिलता है, 30 माइनस एक्स माइनस 3 27 माइनस एक्स हो जाएंगे।
तो आगे लेकर के चलेंगे, x से हम लोग गुना कराएंगे 27 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 27 दूना 54 हो जाएंगे, माइनस 2x प्लस 210 को इधर ला लेंगे, हमारा माइनस 210 हो जाएगा, या माइनस एक्स स्क्वायर 27x माइनस 2x घटा देंगे तो 25x हो जाएंगे, प्लस 54 में 210 में 54 घटा देंगे, 10 में 4 गया 6, यहाँ बच जाएगा 20, 20 में 5 गया 15, यहाँ बच जाएंगे माइनस 156 बराबर 0, या करेंगे माइनस कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 बराबर 0 हो जा रहा है, या कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 बराबर 0। जैसा कि हम लोगों को यहाँ बताया नहीं गया है कि आप इसी विधि से हल कीजिएगा, यहाँ कोई भी मेथड से हम लोग हल कर सकते हैं। इसको हम लोग जब हम लोगों को कोई विधि से हल करते हैं तो हम लोग यहाँ इसको लेकर आते हैं यहाँ ऊपर। तो यहाँ जब हमारे पास यहाँ समीकरण दिया हुआ है ऑलरेडी में मौजूद है कि यहाँ 156 चाहिए, इसके गुना करके गुणनखंड के लिए हमको चाहिए 156 गुना करके। देखेंगे 156 किस किस पहाड़े में मिल जाता है, 1 गुना 156, 2 गुने 78 हो जाएंगे, 3 से कटेंगे 6 5 11 12, 3 से भी 3 5 15, 3 दूना 6 52, 4 से भी कट जाएंगे, 4 से हो जाएंगे 4 3 12, 4 से 16 34, उसके बाद 8 से नहीं लेंगे, 10 12 से लेंगे, 12 13 56 से, 13 से लेंगे 13 12 56 से, उसके बाद फिर से हम लोग आ जाएंगे 34 के पास, 34 गुना 4, फिर जस्ट यही पलट जाएंगे, इसके बाद यही वाला यहाँ देखेंगे हमारा 156 पुराना है, 12 गुना 3 करेंगे, 12 13 56 से 12 13 25, तो हमारा ये वाला गुणनखंड और ये वाला गुणनखंड दोनों में से कोई भी हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा, 12 और 13 वाला। तो हम लोग यहाँ किसी को ले लेते हैं इसके साथ में, एक्स स्क्वायर माइनस 12 प्लस 13 एक्स प्लस 156 बराबर 0, या कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 बराबर 0, या कर देंगे x इंटू एक्स माइनस 12 माइनस 13, इसका कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 बराबर 0 हो गया, या करेंगे x माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 12 बराबर 0 हो गया, या में x माइनस 13 बराबर 0, इसलिए x का मान हो जाएगा 13, x माइनस 12 बराबर 0, x बराबर 12 हो जाएगा। अतः लिख दीजिएगा, अतः गणित में प्राप्तांक, अतः गणित में प्राप्तांक बराबर x बराबर 12 या 13 तथा अंग्रेजी में प्राप्तांक 30 माइनस x, 30 माइनस 12 घटाएंगे तो 18 हो जाएंगे, या 30 माइनस 13 घटाएंगे 17, 18 या 17 अंग्रेजी में या तो उसको 18 मिला है या तो 17 मिला है। अगर गणित में उसको 12 अंक मिलता है तो अंग्रेजी में उसको 18 अंक मिलेंगे, यदि उसको गणित में 13 अंक मिलते हैं तो अंग्रेजी में कुल मिलाकर के उसको 17 अंक मिलेंगे। तो इस प्रकार का कंडीशन है कि यहाँ गणित का मान 12 या 13 कुछ भी हो सकता है, तो उसके साथ जब 12 मिलेगा अंग्रेजी में उसको 18 मिल जाएगा, फिर गणित में अगर उसको 13 तो अंग्रेजी में आकर के उसको 17 मिल जाएगा। ये आपका ये आंसर हो जाएगा, 12 या 13 या 18 या 17, इस प्रकार का आंसर हो गया। इसमें से दोनों का आंसर निकला, दोनों विषय में प्राप्तांक प्राप्त हुए। तो यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताएंगे कि किस प्रकार से हुआ। तो यहाँ जो बोला गया था शुरू में बोला गया, इसको गणित में 2 अंक, इसको गणित में जो है 2 अंक अधिक मिलता है, गणित में 2 अंक ज़्यादा मिला, तो गणित में हमने माना है x 2 अंक ज़्यादा मिला तो इसका मतलब 2 और जोड़ देंगे, फिर उसको अंग्रेजी में 3 अंक कम हो जाता है, 3 अंक कम मिलता है, 30 माइनस एक्स है उसमें 3 अंक कम मिला तो 3 लॉस जाएगा, तो 27 माइनस एक्स हो जाएंगे। उसके बाद कह रहा है दोनों का गुणनफल जो है 210 दिया हुआ है। इसका समीकरण हल करने पर हमें ये हल प्राप्त हुए और इसका आंसर प्राप्त हो गए। यहाँ तक समझ में आई? तो चलते हैं हम लोग इसके 6ठे नंबर सवाल की ओर। 6ठे नंबर में हम लोग इसके अगले सवाल को देखते हैं।
एक आयताकार खेत है। कैसा आकार का है? खेत जो है आयत के आकार का है। खेत हमारा आयत के आकार का, ये हमारा आयत हो गया, आयताकार खेत है। खेत जिसकी छोटी भुजा से, यानी उसका विकर्ण जो है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। ये खेत है, विकर्ण जो है उसकी छोटी भुजा से, यहाँ देखिएगा पॉइंट नोट कीजिएगा दिमाग में, विकर्ण जो है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, लंबा है। साथ ही साथ बड़ी भुजा जो है, बड़ी भुजा छोटी भुजा से ही 30 मीटर अधिक है। यहाँ कहना है विकर्ण भी छोटी भुजा से अधिक है और साथ ही साथ बड़ी भुजा भी छोटी भुजा से ही अधिक है, इसीलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गया छोटी भुजा। छोटी भुजा मतलब आयत की चौड़ाई, तो यहाँ कह रहा है बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो ठीक है 30 मीटर, और इसका विकर्ण जो है बड़ी भुजा छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। यहाँ तक हो गया। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग, माना कि आयताकार खेत की छोटी भुजा, माना कि आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर x मीटर तथा बड़ी भुजा x प्लस 30 मीटर तथा विकर्ण x प्लस 60 मीटर। यहाँ छोटी भुजा x मीटर, बड़ी भुजा x प्लस 30 मीटर, विकर्ण x प्लस 60 मीटर, ये हमारा हुआ। अब प्रश्न से देखेंगे हम लोग, प्रश्न से आयताकार, यहाँ देखिएगा कुछ कंडीशन होगा जब हम लोग यहाँ खेत को दो हिस्सों में बांट रहे हैं। विकर्ण, जब को आयत को जो एक विकर्ण होता है दो त्रिभुजों में बांट देता है, आयत का विकर्ण आयत को दो त्रिभुज में बांट देता है। ये हमारे पास एक त्रिभुज है, ये हमारे पास दूसरा त्रिभुज है, तो त्रिभुज एक वाले में ले लेते हैं। त्रिभुज ए बी डी में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज ए बी डी में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण का मान हो जा रहा है x प्लस 60 का स्क्वायर बराबर x प्लस 30 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, या x का स्क्वायर प्लस 2 गुने x गुने 60 प्लस 60 का स्क्वायर जोड़ बराबर x का स्क्वायर प्लस 2 गुने x गुने 30 प्लस 30 का स्क्वायर जोड़ x का स्क्वायर। यहाँ तक हम लोग देखेंगे। फिर यहाँ हम लोगों ने यूज किया है a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ हम लोग प्रदर्शित करा देंगे कि हमने यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज किया हुआ है। यहाँ तक हम इसको प्रदर्शित करके दिखाना होगा। या हम लोग करेंगे, अब लोग एक्स की स्क्वायर देख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 120x प्लस 3600 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 प्लस एक्स स्क्वायर। या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 120x माइनस 120x प्लस 3600 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 900 बराबर 0। यहाँ हो जाएंगे। या करेंगे हम लोग माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस प्लस 2700 बराबर 0। या करेंगे हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 बराबर 0, इसलिए हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 बराबर 0। यहाँ हम लोग इसको हल करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9 या 27, 90 प्लस 30, 90 में 30 घटाएंगे तो 60 पुर जाएगा, 90 गुना 30 करेंगे तो 2700 पुर जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 0। या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 बराबर 0। या कर देंगे एक्स कॉमन, एक्स माइनस 90 प्लस 30 एक्स माइनस 90 बराबर 0। या कर देंगे एक्स प्लस 30 एक्स माइनस 90 बराबर 0। या में एक्स प्लस 30 बराबर 0, इसलिए एक्स बराबर हो जाएगा
-30, x माइनस 90 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा 90 मीटर, 90 हो जाएंगे। आप चूंकि लिख देगा अतः या चूंकि x बराबर -30 संभव नहीं है, संभव नहीं है क्योंकि भुजा की माप ऋणात्मक नहीं होती है, ऋणात्मक नहीं हो सकती है, क्योंकि भुजा की माप ऋणात्मक नहीं हो सकती है। अतः फाइनल लिख देंगे इस जगह हम लोग, अतः छोटी भुजा बराबर x बराबर 90 मीटर, बड़ी भुजा बराबर x प्लस 30 बराबर 90 प्लस 30 बराबर 120 मीटर। ये हो जाएगा। दो भुजाओं का मान निकालने बोला था, छोटी भुजा और बड़ी भुजा। अगर हम लोगों को विकर्ण निकालने के लिए बोलेगा तो विकर्ण भी हम लोग निकाल देंगे 60 मीटर। नहीं, यहाँ 90 प्लस 6, 90 प्लस 60 कर देंगे 150 मीटर। अतः विकर्ण भी निकाल सकते हैं हम लोग, यहाँ विकर्ण भी आप लोग इसको निकाल सकते हैं। यहाँ जो दिया हुआ है 90 प्लस 60 हो जाएंगे 150 मीटर। ये हो जाएगा इसका विकर्ण। यहाँ तक समझ में आ रही है? जरा इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले मेन बात इसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद सभी हिसाब बन जाएंगे। माना यहाँ देखिए एक आयताकार खेत का विकर्ण जो था छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक था, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, और उसकी बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा से ही 30 मीटर अधिक है। तो खेत की भुजाएं ज्ञात करना है। तो छोटी भुजा मेन पर्पस है इसका, तो मुख्य रूप से छोटी भुजा की जरूरत थी, इसलिए छोटी भुजा को हमने माना x। बड़ी भुजा को बोला था बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 अधिक है, तो 30 अधिक कर दिया। और साथ ही साथ विकर्ण बोला था 60 मीटर अधिक है छोटी भुजा से, तो छोटी भुजा से हमने 60 कर दिया। उसके बाद जब विकर्ण को हमने एक आयत में विकर्ण को डाला, तो विकर्ण जो होता है आयत का विकर्ण यानी आयत को दो त्रिभुज में बांट देते हैं। तो त्रिभुज पहला अर्थात ABD के अनुसार से पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण का मान हो जाएगा कर्ण अर्थात विकर्ण, कर्ण अर्थात विकर्ण, कर्ण अर्थात विकर्ण x प्लस 60 के स्क्वायर। ये हो जाएंगे हमारा। इस तरह से कंडीशन चेंज और यहाँ तक बन गया। हम लोग इसके बाद आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आए तो फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग बताएंगे। तो इस नहीं तो हम लोग चलेंगे अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 को जब हम लोग देखें लिख देंगे, माना कि बड़ी संख्या बराबर x तथा छोटी संख्या बराबर, हाँ यहाँ कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, यहाँ सीधा सीधी कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्या है जिसके स्क्वायर, वर्ग का मतलब स्क्वायर, स्क्वायर का अंतर जो है 180 है। और यहाँ कह रहा है छोटी संख्या का जो छोटी संख्या का जो वर्ग है, छोटी संख्या का स्क्वायर जो है बड़ी संख्या का 8 गुना, अर्थात बड़ी संख्या ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिख रहा है। बड़ी संख्या का 8 गुना है, बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो बड़ी संख्या बराबर x, छोटी संख्या बराबर y। प्रश्न से आएंगे, इसका कहना है दोनों का स्क्वायर का अंतर जो है, दोनों के स्क्वायर का अंतर जो है 180 है। दोनों के स्क्वायर का अंतर, बड़ी संख्या और छोटी दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180। बड़ी संख्या के स्क्वायर का घटा छोटी संख्या के स्क्वायर बराबर 180 यहाँ दिया है। तथा छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या y है, y का स्क्वायर, छोटी संख्या का वर्ग जो है बड़ी संख्या का 8 गुना, बड़ी संख्या x, x का 8 गुना, 8x हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट में y स्क्वायर का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में y स्क्वायर का मान रखने पर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर 180। इसलिए x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। इसको डायरेक्ट इधर ले लेंगे, या 18 दहाई असैया से 18x यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग, माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। 18 दहाई असैया से इसको सरल करके एक स्टेप बीच में गायब कर देते हैं हम लोग। 18 रुपया कर्ज है, 10 रुपया नफा है, और 18 में 10 गया, 8 रुपया कर्ज बच जाएंगे। x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 18 प्लस 10 कॉमन लेंगे, x माइनस 18 हो जाएगा टोटल 0 यहाँ इक्वल टू में। या करेंगे
x प्लस 10 x माइनस 18 बराबर 0, या कर देंगे x प्लस 10 बराबर 0, इसलिए x बराबर -10, x माइनस 18 बराबर 0, x बराबर प्लस 18। यहाँ तक हुआ। x का मान प्लस 10 दिया था, x प्लस 10 बराबर 0, x माइनस 10 हो गया, x बराबर -10, x माइनस 18 बराबर 0, x बराबर टोटल हो गया 18। अब लिखेंगे यहाँ, चूंकि समीकरण सेकेंड में x का मान, चूंकि समीकरण यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे, चूंकि x बराबर -10 संभव नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि भुजा का माप ऋणात्मक नहीं हो सकते, भुजा का माप ऋणात्मक नहीं हो सकती है, भुजा का माप जो है ऋणात्मक नहीं हो सकती है। इसलिए समीकरण सेकेंड में y बराबर 18 का मान रखने पर, समीकरण सेकेंड में y बराबर 18 का मान रखने पर y स्क्वायर बराबर 8x, इसलिए y स्क्वायर बराबर 8 गुना 18, या कर देंगे y स्क्वायर बराबर 144, इसलिए y बराबर √अंडर प्लस माइनस 144, इसी या फिर या में ही लिखेंगे या, इसलिए y बराबर हो जाएंगे प्लस माइनस 12, प्लस माइनस 12 हो जाएंगे। यहाँ देखेंगे x का मान 18, और यहाँ पे फिर भी हम लोग लिखेंगे, चूंकि y बराबर -12 संभव नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती है। अतः बड़ी भुजा बराबर x बराबर 18 मीटर, छोटी भुजा बराबर y बराबर 12 मीटर। 18 और 12 आंसर हो गया इसका, 18 और 12। x का मान 18, y का मान 12, बड़ी भुजा का मान हो गया 18 और छोटी भुजा का मान हो गया 12। यहाँ हमारा आंसर आ चुका है 18 और 12। बस सिर्फ यहाँ पढ़ना है, पढ़ने के बाद जो बोला गया है वो करना कि यहाँ मेन फोकस था छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। सवाल को 2 बार 4 बार पढ़ करके देखिए ना, सवाल कुछ अपने दिमाग में हलचल पैदा कर देगा, इसीलिए इसको पढ़ेंगे तभी हम इसको बना पाएंगे। आप लोग इसको देखेंगे तब फिर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। यहाँ कहते हैं एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। डिस्टेंस इसका दिया हुआ है 360 किलोमीटर। यदि यह चाल 5 किलोमीटर पर घंटा में, सबसे पहले समान चाल से यह 360 किलोमीटर की दूरी जो है कुछ समय में तय कर लेती है। यदि इसके चाल मान लिया जाए x किलोमीटर चाल चल रही थी, x किलोमीटर पर घंटा, उसके चाल में अचानक हमने 5 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दिया, तो मूल चाल से जो चल रहा था समय, जितना समय में वह दूरी तय करता था यानी करती थी ना, उससे 5 किलोमीटर चाल में वृद्धि करने पर मूल समय जो लेती थी उससे 1 घंटा कम हो जाती है, मूल समय से 1 घंटा कम हो जाती है। तो रेलगाड़ी की समान चाल ज्ञात करें, रेलगाड़ी की जो समान चाल थी, वास्तविक चाल थी, वो ज्ञात करना है। तो लिख देंगे, माना कि सॉल्व लिख देंगे पहले, माना कि रेलगाड़ी की वास्तविक चाल अर्थात समान चाल जो है, वास्तविक चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर्स। माना कि रेलगाड़ी की वास्तविक चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर्स तथा चाल वृद्धि होने पर रेलगाड़ी की नई चाल x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर्स, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर्स। देखिएगा, तथा दिया है या चूंकि दिया है
कुल दूरी बराबर 360 किलोमीटर। कुल दूरी का मान दिया है 360 किलोमीटर। कुल दूरी 360 किलोमीटर। प्रश्न से हम लोग देख लेंगे, जैसा कि हम लोग 360 किलोमीटर दूरी तय करने में समान चाल से रेलगाड़ी को लगा समय, समय बराबर क्या लगाएंगे, दूरी बटे चाल। कुल दूरी का मान जो हो गया यहाँ दिया हुआ है 360 किलोमीटर, और जो हम लोग समान चाल से चलेंगे 360 बटे एक्स, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। दूरी हो गया हमारा 360 किलोमीटर, समान चाल हो गया एक्स, तो समान चाल से लगा समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल वृद्धि होने पर 360 बटे एक्स प्लस 5, चाल वृद्धि होने पर लगा समय एक्स प्लस 5, 360 बटे एक्स प्लस 5। इनका कहना है कि यदि हम चाल में 5 किलोमीटर पर घंटा यदि कर देते हैं तो समान चाल से 1 घंटा कम लेती है, 1 घंटा कम लेते हैं। यह समान चाल से 1 घंटा कम लेती है। अर्थात कहने का मतलब है कि अगर हम लोग यहाँ x, यहाँ 360 बटे x समान चाल जितना वृद्धि चाल से समय लिया है, यह तरह से समझना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा कि ये जो है चाल जब हम लोग वृद्धि करते हैं तो वह 1 घंटा कम समय लेती है वृद्धि करने पर। इसका मतलब समान चाल क्या करेगा, जितना उसका वृद्धि पर जो समय लगा है उनसे आरू 1 घंटा चाहिए उसको समान चाल वाले को, और ना 1 घंटा चाहिए, जो कि जैसे इसमें बताया गया 360 बटे एक्स प्लस 5 प्लस 1। इनका कहना था, इनका कहना है 360 में, यहाँ हम लोग इसको या तो शॉर्ट में इसको लिखें इसका समझने के लिए, 360 बटे एक्स प्लस 5, ये चाल हम लोग जब वृद्धि करते हैं सामान्य चाल वाले से यह क्या करती हैं, 1 घंटा कम समय लेती है। जितना इन्होंने सामान्य चाल में समय लिया, ये सामान्य चाल का समय है, 1 घंटा क्या करते हैं, कम लेते हैं, ये हमारा माइनस होगा। जब सामान्य चाल में 1 घटाते हैं तो यही 1 इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस में। अर्थात सामान्य ये जो चाल वृद्धि पर जो समय ले रहा है, यहाँ ले रही हैं, तो उसमें 1 घंटा जोड़ेंगे तब सामान्य चाल से ज़्यादा में पहुँचेंगे। अगर स्पीड चाल समान चाल से 1 घंटा कम लेती है तो समान चाल स्पीड चाल से क्या करेंगे, 1 घंटा ज़्यादा लेंगे। तो हम लोग वही किए हैं, यहाँ समान चाल जो है यहाँ स्पीड चाल से 1 घंटा ज़्यादा दिए हैं। या कर देंगे हम लोग 360 बटे एक्स माइनस 360 बटे एक्स प्लस 5, यहाँ लिख देंगे हम लोग, चूँकि समय बराबर दूरी बटे चाल बराबर हो जाएंगे 1। या देख लेंगे हम लोग x इंटू एक्स प्लस 5, एक्स से x कैंसिल हो गया, 360 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 360x इक्वल टू 1। या करेंगे हम लोग, या 360x प्लस 1800 माइनस 360x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 1। आगे हम लोग चलेंगे इसके साथ, 360 और 360 ही कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे हमारे पास यहाँ या 1800 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो बराबर हो जाएगा 1800 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x। हम लोग सीधा कर लेंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0 हो जाएंगे, बराबर क्या हो जाएंगे, 0। अब यहाँ देखेंगे 1800 यहाँ हम लोग गुना जब करेंगे तो 45 गुना 40 करेंगे तो हमारा 1800 पूर जाएंगे, 1800 बराबर 0। या कर लेंगे, अगर हम लोग यहाँ इसका गुणनखंड निकालने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, अगर हमें गुणनखंड नहीं आ पा रहा है तो हम लोगों को जल्द से जल्द क्या करना पड़ेगा, हम लोग इसको द्विघाती सूत्र से इसका हल कर सकते हैं। यहाँ हम लोगों को गुणनखंड याद है तो हम लोग इसको बना लेंगे, नहीं याद रहता है उस कंडीशन में तो हम लोग इसको द्विघाती सूत्र से जल्द इसमें निकाल कर हल करा सकते हैं। तो यहाँ हमको गुणनखंड याद है इसलिए हम लोग इसको देख लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ एक्स कॉमन ले लेंगे,
x प्लस 45 माइनस 40 को हम ले लेंगे, x प्लस 45 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ 1800 है, x माइनस 40 इंटू एक्स प्लस 45 बराबर 0, या कर देंगे x माइनस 40 बराबर 0, इसलिए x बराबर 40, x प्लस 45 बराबर 0, x बराबर माइनस 45। चूँकि लिख दीजिएगा, चूँकि x बराबर माइनस 45 संभव नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि चाल ऋणात्मक नहीं हो सकते हैं, चाल ऋणात्मक नहीं हो सकते, चाल जो है ऋणात्मक नहीं हो सकती हैं। इसलिए रेलगाड़ी की अतः रेलगाड़ी की समान चाल, अतः रेलगाड़ी की वास्तविक चाल, अतः रेलगाड़ी की वास्तविक चाल बराबर 40 किलोमीटर, x बराबर 40 किलोमीटर पर आवर। रेलगाड़ी की वास्तविक चाल, रेलगाड़ी की वास्तविक चाल बराबर x बराबर 40 किलोमीटर पर आवर्स, x बराबर 40 किलोमीटर पर आवर्स। यहाँ निकल गया रेलगाड़ी की सामान्य चाल, जो रेलगाड़ी की वास्तविक चाल थी वह हमारा 40 किलोमीटर, इसका आंसर आ गया। यहाँ तक समझ में आई? बिल्कुल इजी सा सवाल है, समझने के बाद। और सवाल जब हम लोग पढ़ लेंगे ना, 2 बार 4 बार 10 बार पढ़िए, जब तक भेजा में नहीं घुसे, नहीं भेजा में, तब तक उसको पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ पाएगा सवाल, नहीं तो सिर्फ छापने से कोई काम नहीं होगा, छापने से कुछ नहीं होता है। इसलिए इन बातों को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या कह रहा है, पढ़ेंगे तभी समझ पाएंगे इसको, अन्यथा कोई फ़ायदा नहीं, टाइम बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो रेलगाड़ी की वास्तविक चाल हमारा 40 किलोमीटर यहाँ ज्ञात हो चुका है। तो हम लोग इसके 90 नंबर सवाल में चलेंगे। इसका 9 नंबर सवाल क्या कहना चाहता है, इसके 9 नंबर देखिए। 2 नल हैं, एक साथ साथ एक हाउस मतलब एक टंकी को 9.3/8 घंटों में भर देता है। मान लिया जाए 1 इंच का पाइप है और एक आधा इंच का पाइप है, हाफ इंच का। 2 नल लगाए हुए हैं, एक फुल इंच यानी 1 इंच का है, एक हाफ इंच का है। 2 पाइप हमने एक टंकी को भरने के लिए लगाए हुए हैं। बड़े व्यास वाला नल जो करता है, अब तो बड़े व्यास वाला नल अर्थात 1 इंच वाला जो पाइप है उसको टंकी को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लगता है। अब जाहिर सी बात है, 1 इंची वाला जो पाइप होगा वह मोटा होगा, मोटा होगा तो वह ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सप्लाई करेगा। जो हाफ इंची का है वो पतला होगा, वह कम से कम पानी का सप्लाई करेगा। तो जब मोटा वाला होगा, ज़्यादा पानी सप्लाई करेगा, तो टंकी बहुत ही कम समय में भर जाएगा। यदि पाइप पतला है, वह टंकी को भरेंगे उससे ज़्यादा टाइम लगेगा। टंकी तो भरना ही है, दोनों को भरना है टंकी, लेकिन समय का अंतर हो जाएगा। तो वही कह रहा है यहाँ, बड़ा व्यास वाला जो नल है, बड़ा व्यास वाला जो पाइप है, नल वाला जो पाइप है, वह छोटका वाला जो होता है 10 घंटा कम समय लेता है, 10 घंटा कम समय लेता है। इसका मतलब हो गया बड़का व्यास वाले नल से छोटका व्यास वाला नल जो है 10 घंटा अधिक समय लेता है। यदि बड़ा वाला छोटे से 10 घंटा कम लेता है, छोटे से 10 घंटा कम लेता है, तो जाहिर सी बात है छोटा जो करेगा बड़ा वाला से 10 घंटा बेसी लेगा छोटा वाला। ये तो जाहिर सी बात है कि बड़ा वाला छोटका से 10 घंटा कम लेगा, तो बड़का वाला से 10 घंटा बेसी लेगा छोटका वाला। तो इस तरह से समझ में आ रहा होगा कि हम यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं, मानने की बात कर रहे हैं। अगर हम लोग बड़ा नल मानते हैं, बड़ा व्यास वाला नल मानते हैं, छोटका वाला में क्या हो जाएगा, तो बड़का वाले का जब यहाँ समय ज्ञात करेंगे तो छोटका वाला से 10 घट रहा है, छोटका वाला से 10 घट रहा है, x माइनस 10 हो जाएगा, छोटा मानेंगे पहले। तो बड़ा वाला में करेंगे तो बात वहीं पर पहुँचेगा। तो हम लोग यहाँ मानेंगे छोटे व्यास वाले नल यानी बड़े व्यास वाले नल द्वारा। प्रश्न से आएंगे, सॉल्व में माना कि बड़े व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय, हौज को भरने में लगा समय बराबर x घंटा। बड़े व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय बराबर x घंटा, बराबर x घंटा, तथा
छोटे व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय, छोटका वाला बड़का वाला से क्या करेगा, 10 घंटा बेसी लेगा। बड़का वाला अगर x घंटा में भरेगा, छोटका वाला क्या करेगा, उससे 10 घंटा बेसी लेगा, तो x प्लस 10 घंटा लेगा। प्रश्न से आएंगे, आप कह रहा है प्रश्न से दोनों टंकी, यहाँ अभी प्रश्न से ना लेकर के बड़े व्यास वाले नल द्वारा भरा गया हौज बराबर 1/x भाग। बड़े व्यास वाले नल द्वारा, बड़का व्यास वाला जब नल पाइप जब हम डालते हैं उसमें, तो वह क्या करेगा, कुछ भाग तो भर देगा। एक टंकी है उसका x से भाग देंगे, एक टंकी है उसको x बड़का व्यास वाले से भरेंगे तो इतना भाग भर जाएगा। छोटका वाला से इसलिए तथा लिख देंगे, तथा छोटे व्यास वाले नल द्वारा भरा गया हौज बराबर 1/x प्लस 10 भाग। यहाँ तक भरा जाएगा 1/x प्लस 10 भाग। प्रश्न से अब आएंगे भर दोनों टंकी, दोनों को एक साथ खोलते हैं, दोनों को हम लोग एक साथ खोलते हैं, तो हमारा यहाँ दोनों को एक साथ खोलने पर हो जाएगा 1/x प्लस 10, और टोटल टंकी है इतना, और ये समय लग रहा है हमारा 9 या 27 यानी 9.3/8 इतना लग रहा है। ये हम लोग बट्टा में लिखेंगे, क्या है कि एक टंकी को भर रहे हैं। टंकी एक है, x इंटू एक्स प्लस 10, x से x कट जाएगा, x प्लस 10 प्लस x इक्वल टू 1/9 72 3 75/8। या करेंगे 2x प्लस 10 x स्क्वायर प्लस 10x बराबर 8/75। या कर देंगे 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 4 बराबर x प्लस 4/x स्क्वायर प्लस 10x बराबर 8/75। 2 से कट जाएंगे, 2 चौक 8। आगे फिर हम लोग इसको लेकर आएंगे, अगर हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो यहाँ हमारा मान निकलेगा 4x स्क्वायर प्लस 4 दहाई 40x बराबर 75x यहाँ 5 2 पंचे 10, यहाँ 5 हो जाएंगे, तो हमारा यहाँ हो जाएगा 5x स्क्वायर, यहाँ 5 बार में कटेंगे, 5 में यहाँ 5 से 2 चौकाट, ये 4 ठीक है, ये 4 ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर 4 दहाई 40। फिर हम लोग 75 से गुना कराएंगे, 75 गुना x 75x प्लस 75 गुना 5 करेंगे, 5 है 25 7 50 35 2 37 375 हो जाएंगे। या कर देंगे 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 75x प्लस 375 इक्वल टू 0। या कर देंगे हम लोग 4x स्क्वायर माइनस 35x प्लस है तो यहाँ हो जाएगा, हाँ माइनस हो जाएंगे, यहाँ प्लस 35x माइनस 375 बराबर 0। अब यहाँ लिख देंगे मूल बराबर x का मान डायरेक्ट लगा सकते हैं, d का मान निकालना पड़ेगा तो d का मान डायरेक्ट साथ ही में निकाल लेंगे। x बराबर -b प्लस माइनस √अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac/2a का मान हो जाएगा डायरेक्ट, यहाँ -b का मान हो जाएगा। एक माइनस सूत्र का इसके पास भी अपना माइनस है, -35 प्लस माइनस √अंडर b का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस तो दिया हुआ है माइनस 4 इंटू -375 अपॉन 2 गुने a का मान हो जाएगा 4
तो 4 मान दे दिए। यहाँ आगे चल करके देखेंगे, या +35 प्लस माइनस b² - 4ac। 35 का अगर स्क्वायर करेंगे 5 × 25, 4 × 3 = 12, 1225 -16 से गुना कर देंगे, -16 गुना 375। अगर हम लोग -16 गुना 375 कर दें तो 375 को गुना करने पर हमें आएगा, 375 से गुना करने पर आएगा हमको, यहाँ डायरेक्ट गुना करेंगे 375 गुना 16 कर दीजिए। 375 गुना 16, 16 × 5 = 80, हासिल रहल 8, 16 × 7 = 72 से 112, 8 × 20, हासिल रहल 12, 16 × 48, 12 × 60, 60 6000 हो जाएगा। यहाँ हमारा मान हो जाएगा 6000, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अब बटे 2 गुने 4, 2 चौक 8 हो गया। यहाँ 35 प्लस 6 × 1 = 7225, प्लस माइनस 7225 बटे 8। इसका हम लोग जब 35 प्लस माइनस इसका वर्गमूल लेंगे, 9 × 8 = 72, 8 85 हो जाएंगे। इसका वर्गमूल 85 बटे 8, या कर देंगे 35 प्लस 85 बटे 8, या 35 माइनस 85 बटे 8 कर देंगे। 35, 8 × 3 = 11, 120 बटे 8 कर देंगे। कोमा यहाँ हो जाएगा 8 × 3 = 12, 125, 125 बटे 8, 4 से कट यहाँ हो जाएगा 2 से 5 5 10 8 3 11 1 12, 125 बटे यहाँ 8, ये हो जाएगा हमारा अमान्य, ये हो जाएगा हमारा अमान्य, ये हो जाएगा 15 × 8 = 82, इसलिए 15 और माइनस 125 बटे 8, यहाँ लिखेंगे हम लोग अमान्य। अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ आगे चल करके, यहाँ जो हम लोगों ने माना हुआ है, माना कि बड़े व्यास वाला नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय x घंटा जो लिखे हैं, बड़का व्यास वाला लगेगा 15 घंटा। यहाँ अतः एक्सप्लेन में हम लोग लिखेंगे, अतः हम लोग जो यहाँ माने हुए हैं ऊपर का मिटा देते हैं। यहाँ हम लोग इसको नीचे तक, यहाँ 1 घंटे में भरा गया हौज, यहाँ हौज को 1 घंटे में भरा गया था 1/x भाग। यहाँ तक तो ठीक है। देखिए अब हम लोगों ने माना है कि बड़े व्यास वाला नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय 15 निकला हुआ है, -125/8, चूँकि -125x बराबर -125/8 जो है संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, क्योंकि समय ऋणात्मक नहीं लेगा, समय ऋणात्मक नहीं हो सकती हैं, समय ऋणात्मक नहीं हो सकती हैं। इसलिए अतः डायरेक्ट बड़े व्यास वाले नल द्वारा हौज भरने में लगा समय, बड़े व्यास वाले नल द्वारा हौज भरने में लगा समय बराबर x बराबर 15 घंटा, x बराबर 15 घंटा, तथा छोटे व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय, हौज भरने में लगा समय बराबर x + 10 घंटा बराबर x + 15 बराबर यहाँ हो जाएगा 15 + 10, टोटल हो जाएगा 25 घंटा। छोटका व्यास वाला जो नल होगा वह टंकी को 25 घंटा में भरेगा, और बड़का व्यास वाला जो नल है वह टंकी को 15 घंटा में भर देगा। तो देखिए दोनों में अंतर हो गया हमारा 10 घंटे का अंतर दिया हुआ है, दोनों में अंतर हो गया हमारा 10 घंटे का। थोड़ा सा इसमें सवाल में थोड़ा सा बोले तो ये सवाल टेढ़ापन दिखाएगा, थोड़ा सा गुना भाग करने में, गुणनखंड करने में वहाँ आकर के फंसना पड़ जाता है किसी भी एंगल से, तो वहाँ से हम लोग ध्यान देते हुए इसको करेंगे। तो बड़े व्यास वाले नल द्वारा 15 घंटा में भर गया, और छोटे व्यास वाले नल से हम लोगों का 25 घंटे में भर गया, ये हुआ हमारा करेक्ट आंसर। अब हम लोग इसके 10वें नंबर सवाल में चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 में।
दूरी कर्नाटक का जो मैसूर है वहाँ और वहीं जो बेंगलोर है वहाँ की, तो उसका बीच की दूरी 132 किलोमीटर है। बीच में हमारा स्टेशन है, बीच में कोई स्टेशन है उसमें रुका जो गया है उसका समय यहाँ ऐड नहीं किया गया है। यहाँ कह रहा है 132 किलोमीटर यात्रा तय करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो है सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लगते हैं। एक एक्सप्रेस गाड़ी जो है सवारी गाड़ी से 1 घंटा बहुत ही कम समय लेती है, 1 घंटा कम समय लेती हैं। तो 1 घंटा जब कम समय लेती है तो मध्य के स्टेशन के बीच ठहरने का ध्यान न लिया जाए। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर पर घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात करें। ये सामान्य तौर पर दोनों को ज्ञात करना है तो कोई टेंशन नहीं है। माना कि सवारी गाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर्स तथा एक्सप्रेस गाड़ी की चाल x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर्स, x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर्स ये हुआ। प्रश्न से हम लोग आएंगे। प्रश्न से यहाँ पर यह दिया हुआ है, तब चूँकि दिया है कुल दूरी बराबर 132 किलोमीटर। प्रश्न से 1/x, प्रश्न से 1/x, यहाँ जब दिया हुआ 1/x नहीं 132/x बराबर, यहाँ कहना है कि सवारी गाड़ी जो है ये थी एक्सप्रेस गाड़ी जो है सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है तो सवारी गाड़ी क्या करेगा, एक्सप्रेस से 1 घंटा ज़्यादा लेगा। जब एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है तो सवारी गाड़ी एक्सप्रेस रेलगाड़ी से 1 घंटा बेसी समय लेगी। तो 132/x बराबर 132/x प्लस 11 प्लस 1, यहाँ हो जाएगा समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। यहाँ x इंटू एक्स प्लस 11, x से x मान कट गया, 132 x प्लस 11 माइनस ले लेंगे इधर लानेंगे, अभी इसको इधर लाना ही है ना, x हम डायरेक्ट ही कर रहे थे। 132/x माइनस 132/x प्लस 11 बराबर 1, या कर देंगे x इंटू एक्स प्लस 11, x से x कट जाएंगे, 132 इंटू एक्स प्लस 11 माइनस इससे कट जाएगा 132x हो जाएंगे बराबर 1, या कर देंगे, या 132 गुना x 132x प्लस 11 दूना 22 हासिल रहल 2, 11 × 33 2 35 का 5 हाथ में रहल 3, 11 3 14, 1452 माइनस 132x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 11x बराबर 1। आगे हम लोग लेकर चलेंगे इसका सवाल। 132/132x 132x दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो बचेंगे हमारा 1452, या कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइन बराबर हो जाएगा 1452, या कर देंगे डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 बराबर 0, ये हो जाएगा माइनस 1452 बराबर 0। अब हम लोगों को यहाँ गुणनखंड करना है तो देखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 है तो हम लोग को यहाँ गुणनखंड कर सकते हैं 44 गुना 33 कर सकते हैं, 44 गुना 33, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 44x प्लस माइनस 33x माइनस 1452 बराबर 0। यहाँ हम लोग यहाँ फंस जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 44 में हम लोग 33 घटाते हैं तो 44 में हम लोग 33 घटाएंगे तो 11, और 44 गुना 33 करेंगे 1452 पूर जाएंगे तो यहाँ तक हमारा 1452 बराबर 0, या एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33, अब नहीं फंसेंगे इसमें,
क्योंकि पहले लिख देते डायरेक्ट ये वाला लिख देते तब हमें संकोच हो जाता। लेकिन यहाँ 44 में 33 जब घटाएंगे तो 11 पूरा जा रहा है, तो यहाँ से ये वाला स्टेप करने पर समझने में हमें ईजी कर देता है। या x कॉमन लेंगे, x प्लस 44 हो जाएंगे, माइनस 33 कॉमन लेंगे, x प्लस 44 हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस पूरा जा रहे हैं, 44 गुना 33 करेंगे 1452। या देख सकते हैं x माइनस 33 और फिर लिख देंगे x प्लस 44 बराबर 0 ले लेंगे। या में x माइनस 33 बराबर 0 ले लेंगे, x बराबर सीधा सीधी 33 ले लेंगे, फिर x प्लस 44 बराबर 0 ले लेंगे, x बराबर माइनस 44 लेंगे। चूँकि x बराबर माइनस 44 ये हो जाएगा अमान्य, क्योंकि चाल ऋणात्मक नहीं होगी, चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। अतः फाइनल में अतः यहाँ लिख देंगे हम लोग, अतः इसका अतः इधर लिख देंगे, अतः सवारी गाड़ी की चाल x बराबर 33 किलोमीटर पर घंटा तथा एक्सप्रेस की चाल बराबर x प्लस 11 बराबर x 33 प्लस 11 बराबर 44 किलोमीटर पर घंटा। आप देख सकते हैं 33 और 44 आंसर होंगे इसके। x यानी सवारी गाड़ी का चाल 33 किलोमीटर पर घंटा और एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल 44 किलोमीटर पर घंटा होगा। इस गति से जब चलेंगे दोनों में से 1 घंटे का अंतर हो जाएगा, दूरी तय करने में 1 घंटे का अंतर हो जाएगा। सवाल को पढ़ेंगे उसके बाद ध्यान देते हुए हम लोग इसको बना लेंगे, तो सवाल हमारा इज दैट क्लियर हो जाएगा। कोई डाउट है इसमें से बताएंगे, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हमें बताइए, फिर से हम बता देंगे। ठीक, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अगले क्वेश्चन, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। 2 वर्ग हैं, 2 वर्ग का जो क्षेत्रफल है उसका वर्गों का योग जो है 468 मीटर स्क्वायर। सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप के लिए हमें वर्ग के भुजा की आवश्यकता होगी। माना कि पहले वर्ग की भुजा बराबर x तथा दूसरे वर्ग की भुजा बराबर y। प्रश्न से पहली स्थिति में कहा गया है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है भुजा स्क्वायर अर्थात a स्क्वायर यानी x स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर बराबर 468। यहाँ लिख देंगे चूंकि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर a स्क्वायर अर्थात भुजा स्क्वायर, भुजा का मान a है अर्थात भुजा स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते हैं या a स्क्वायर। इसीलिए हमने किया यहाँ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। आगे यहाँ हम लोग देखेंगे या में x स्क्वायर, ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट हमारा। यहाँ से लिखते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 468, ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। पुनः दूसरी स्थिति में 4x माइनस 4y बराबर 24, यहाँ लिख देंगे हम लोग चूँकि वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा, वर्ग का परिमाप बराबर हो जाएगा 4 गुना भुजा। इसलिए हो जाएंगे या 4 कॉमन ले लेंगे, x माइनस वाई बराबर 24, 4 छक 24, 6 में कट गया, इसलिए x माइनस वाई बराबर 6। समीकरण ये सेकेंड हो गया। सेकेंड यहाँ रखना नहीं है, अभी हम लोग इसको आगे और बढ़ाएंगे। यहाँ हम लोग इसलिए x बराबर 6 प्लस y हो गया, ये हो जाएगा हमारा समीकरण सेकेंड। यहाँ x और y का मान में से किसी एक का मान निकालना
पड़ेगा, तब जा कर के हमारा आगे सवाल बनेगा, नहीं तो आकर के रुक जाएगा। अब यहाँ लिख देंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, जब हम लोग समीकरण फर्स्ट में x का मान रखेंगे 6 प्लस y का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468 दिया हुआ रहेगा। तब हम लोग यहाँ से आगे इसके साथ लेकर चलेंगे, देखेंगे आगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ में यहाँ देखेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस यहाँ दिया हुआ है a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, या कर देंगे 6 का यानी 6 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 6 गुना y प्लस y का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 468 दिया हुआ है। या हम लोग यहाँ क्या यूज किए, यहाँ लिख देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का हम लोगों ने प्रयोग किया। जो यूज करेंगे वहाँ लिख देंगे 36 प्लस 6 गुना 12y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 468, और इस बार हम लोग इसको अंदर करा लेंगे बराबर 0। या कर देंगे हम लोग 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस यहाँ 8 में 6 गया 2 माइनस हो जाएगा, 8 में 6 गया 2, 6 में 3 गया 3, 432 बराबर 0। या कर देंगे 2 कॉमन ले लेंगे y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2 दूना 4 2 2 6 12 बराबर 0। या कर देंगे y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ हमारा मान हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216। यहाँ हम लोग इसका अब आगे गुणनखंड चलेंगे लेकर के, गुणनखंड वाले में तो देखेंगे क्या है गुणनखंड वाले में। देख लेते हैं, वाई स्क्वायर 18 12 इसका गुणनखंड ले लेंगे, 18 में 12 घटाएंगे तो 6 बचेगा, 18 गुना 12 करेंगे तो 6 हो जाएगा, 18 गुना 12 216 हो जाएगा गुना करके, 18 में 12 गया 6, 18 गुना 12 करेंगे 216, या तो हम लोग द्विघाती सूत्र लगा करके हल कर लेंगे। वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 बराबर 0। या कर लेंगे y कॉमन, y प्लस 18 माइनस 12 कॉमन, y प्लस 18 बराबर 0। या y माइनस 12 इंटू वाई प्लस 18 बराबर 0। या y माइनस 12 बराबर 0, इसलिए y बराबर टोटल 12, y प्लस 18 बराबर 0, y बराबर माइनस 18। चूँकि अब यहाँ से इसको आगे लेकर के यहाँ आएंगे, अब यहाँ से लिख देंगे चूँकि y का मान जो 18 है वर्ग की भुजा है, चूँकि y बराबर माइनस 18 असंभव है, असंभव। यहाँ से लेकर के हम लोग यहाँ के बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे असंभव है, क्योंकि भुजा का मान ऋणात्मक नहीं होगा, ऋणात्मक नहीं होगा, नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती, भुजा का मान ऋणात्मक नहीं हो सकती हैं। अब यहाँ डायरेक्ट करेंगे, इसलिए समीकरण फर्स्ट में y बराबर, समीकरण सेकेंड में y बराबर 12 का मान रखने पर, y बराबर 12 का मान रखने पर जब रखेंगे हम लोग y बराबर 12 तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 6 प्लस y यानी 6 प्लस 12, इसलिए x का मान हो जाएगा 18, x का मान हो गया 18। अब लिखेंगे अतः पहली वर्ग की भुजा, अतः पहली वर्ग की भुजा बराबर x बराबर 18 मीटर, दूसरी वर्ग की भुजा बराबर x बराबर 12 मीटर। यहाँ तक दिख रहा है नीचे तक 18 और 12, यहाँ तक हमारा आंसर हो जाएगा 18 और 12। यहाँ जब हमने लिखा, यहाँ से कंडीशन देखेंगे, यहाँ के बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे y का मान 18 जो है बेटा यहाँ माइनस में नहीं हो सकते हैं,
क्योंकि असंभव है कि कोई भी भुजा ऋणात्मक में नहीं ले सकते हैं हम, जब भी लेंगे पॉजिटिव ही लेंगे, नेगेटिव नहीं। तो यहाँ -18 संभव नहीं है, इसलिए y का मान 12 हो गया। 12 का मान रखने पर हमें 18 मीटर निकला, अर्थात बड़ी भुजा का वर्ग, जो बड़ी वर्ग का जो भुजा है 18 है और छोटी भुजा जो है 12 मीटर दिया है। दोनों का आंसर हो गया 18 और 12। ये हमारा इस तरह से 4.3 हिसाब, 4.3 चैप्टर जो था हिसाब बिल्कुल क्लियर हो गया। सभी हिसाबों को मैंने बारी बारी से स्टेप बाय अच्छे तरीके से हम लोगों ने समझा और जाना। कोई डाउट है इसमें? इसमें कोई डाउट नहीं है, चलिए अच्छी बात है, कोई डाउट नहीं है। तो तब हम लोग अगले पार्ट में मिलेंगे 4.4 में, अगले क्लास में। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, राधे राधे।